हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हमको थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़नी थी। हमने पावलोव और स्किनर इन दोनों की थ्योरीज मतलब कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और आपका ये क्लासिकल कंडीशनिंग, ये दोनों शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, ये दोनों ही थ्योरीज कंप्लीट कर ली है। आज हमको थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़नी थी जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी या फिर प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इस थ्योरी को भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, या फिर इसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। इसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इस तरीके से कई सारे नाम इस थ्योरी के भी हैं। सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? इस वर्ड से, कनेक्शनिज्म से। कैसे? जो ईएल थॉर्नडाइक थे जो एएल थॉर्नडाइक थे, इन्होंने 2 बुक्स लिखी, मतलब स्पेशली 2 बुक्स हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी है? पहला एनिमल इंटेलिजेंस, एक एनिमल इंटेलिजेंस इस नाम की इन्होंने एक बुक लिखी थी, और दूसरी थी आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 2 बुक्स थी जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई हैं। पहली बुक जो एनिमल इंटेलिजेंस है, यहाँ से हमको कनेक्शनिज्म के बारे में पता चलता है कि थॉर्नडाइक ने कनेक्शनिज्म जैसा कुछ बोला हुआ है, कनेक्शनिज्म के बारे में बताया हुआ है और कनेक्शनिज्म क्या है। और बाद में एक्सप्लेन करने के बाद इस थ्योरी का एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर क्या साइंटिफिक बेस है सीखने की प्रक्रिया में, मतलब क्या वैज्ञानिक आधार है इसका सीखने की प्रक्रिया में, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमको देखने को मिल जाता है। जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, इसमें क्या है? इनका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? एक बॉक्स लिया। बॉक्स किस टाइप था? केज टाइप का था। इस बॉक्स को इन्होंने क्या नाम दिया? पजल बॉक्स नाम दिया। पजल बॉक्स नाम क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो थॉर्नडाइक है इन्होंने बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पर इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला एक्सपेरिमेंट था वो ये था जो कि उन्होंने कैट के ऊपर किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक भूखी बिल्ली को, हंग्री कैट को एक केज के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, जब तुरंत इन्होंने बिल्ली को बंद किया अंदर केज में, तो वो कुछ देर चुपचाप ऐसे ही बैठी हुई थी। उसको भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये नॉर्मली बैठी हुई थी। इसके अंदर एक तरीके का आप समझ लीजिए स्ट्रिंग टाइप का था या फिर स्विच टाइप की थी, जो जैसे ही प्रेस होती थी वो दरवाजा बाहर की तरफ खुल जाता था। और उसके सामने पहली तो सिचुएशन ये थी कि उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक केज के अंदर रखा, जो कि भूखी थी, भूखी होने के बावजूद भी नॉर्मली बैठी हुई थी, क्योंकि उसको आसपास दिख रहा था कि खुलने की कोई जगह नहीं है, बाहर जाने की कोई जगह नहीं है। लेकिन इस पजल बॉक्स में एक ऐसा कनेक्शन, मतलब इस तरीके से सेटअप था कि उसमें एक स्विच या स्ट्रिंग टाइप की थी, जो जैसे ही दबती थी गेट खुल जाता था। तो इन्होंने क्या देखा? पहले जो बिल्ली थी वो भूखी थी, भूखी होने के बाद भी नॉर्मली बैठी हुई थी। बाद में इन्होंने इसके खाने के लिए फिश इस केज के बाहर उठा करके रख दिया। तो जैसे ही बिल्ली ने देखा कि बाहर फिश रखी हुई है, वो भूखी थी ही, तो वो क्या करती है? बहुत सारे ट्रायल्स करती है। ट्रायल्स मतलब प्रयास करती है इस केज से बाहर आने का, जिससे कि वो अपनी भूख को शांत कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है? वो पूरे ही कूदना और जंपिंग वगैरह करके, क्लॉस पॉज अपने मार करके किसी तरीके से वो पूरे बॉक्स में कूदती है, उछलती है, जिससे कि उसको कहीं से बाहर निकलने को मिल जाए, उसको फिश खाने को मिल जाए। अब वो इस तरीके से बहुत सारी, मतलब इस पूरे ही केज में बहुत दौड़ती कूदती है। उसके बाद उसका अचानक से कहीं से पैर पड़ जाता है इस स्ट्रिंग या स्विच के ऊपर, और ये गेट खुल जाता है, जिससे वो जा करके खाना खा लेती है और उसका पेट भर जाता है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या होता है? दूसरी बार वो फिर से इस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करते हैं। जैसे ही बिल्ली को भूख लगती है, भूख लगने के बाद उसको वो पजल बॉक्स में रख देते हैं। पजल बॉक्स में रखने के बाद उसके सामने उसका भोजन रख देते हैं। भोजन रखने के बाद वो देखते हैं, वो बाहर आने की बिल्ली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, पर लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कहीं पर उसका पैर दबने से गेट खुला था, तो उसके माइंड में ये चीज सेट हो गई थी कि पैर दबने से गेट खुला था। अब वो बार बार ऐसी कोशिशें करेगी, कोशिश करते करते दूसरी बार में जो नंबर ऑफ एरर्स हैं वो कम हो जाएंगी।
मतलब कि पिछली बार उसको अगर 5 से 10 मिनट लगा था पूरे बॉक्स में टहलते हुए बाहर निकलने के लिए, तो दूसरी बार में उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेटअप था कि कुछ ना कुछ चीज ऐसी थी जिसके दबने से गेट खुल रहा था। तो इस बार उसने गलतियां कम की, वो बस कोशिश कर रही थी, 3 जगह 4 जगह उसने पैर लगाए, ये कहीं लगाने से गेट खुल रहा था। तीसरी बार में या फिर कई सारे ट्रायल्स के बाद उन्होंने जब लास्ट में कैट को रखा, तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसके सामने भोजन को रखा, फूड रखा, तुरंत ही वो जाती है और उस स्ट्रिंग को खींचती है या फिर उस स्विच को दबाती है जिससे कि वो बाहर आ सके तुरंत। तो लास्ट वाले में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एरर्स जो हैं वो 0 हो जाते हैं और कैट की लर्निंग हो जाती है। कैट सीख जाती है कि इस चीज को करने से हमको ये स्टिमुलस मिल जाएगा, ये स्टिमुलस मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि बिल्ली के लिए स्टिमुलस क्या था, फूड। बिल्ली के लिए स्टिमुलस क्या था, फूड था। फूड को खाने के लिए वो इतने सारे ट्रायल्स कर रही थी। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 चीजें होती हैं जो कि इस थ्योरी के लिए जरूरी होती है, मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के लिए 2 चीजें होती हैं, वो जरूरी होती हैं। पहली चीज कि कैट भूखी होनी चाहिए। अगर बिल्ली को भूख लगी ही नहीं है तो स्टिमुलस को कितना भी प्रेजेंट कर दिया जाए, कितना भी स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया जाए, अगर उसको भूख ही नहीं है तो फिर वो निकलने की कोशिश क्यों करेगी, वो शांति से चुपचाप बैठी रहेगी। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि जो ये स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस के लिए स्टिमुलस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए या फिर फेवरेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर उसको भूख लगी है तो भूख लगने के लिए ही स्टिमुलस प्रेजेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए उसको भूख लगी है और हमने कोई टॉय यहाँ पर स्टिमुलस के फॉर्म में रख दिया है, तो टॉय रखने से तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उस टॉय से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली चीज नीड होनी चाहिए, मोटिवेट होनी चाहिए कैट। अगर कोई चीज कोई सीखने जा रहा है तो उस सीखने के लिए अगर तत्पर ही नहीं होगा या फिर उस सीखने के लिए मोटिवेट ही नहीं होगा तो उसको कितना भी सिखाने की कोशिश करिए वो सीख नहीं पाएगा। मतलब कि पहली चीज क्या है, प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए या फिर सीखने की तत्परता होनी चाहिए, तभी बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। तो सीखना तभी हो सकता है जब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस प्रेजेंट हो। ठीक है, तो स्टिमुलस उसके लिए क्या था, फूड था। दूसरी चीज क्या है, जो ये स्टिमुलस है वो स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि वो ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करे खुद से उस स्टिमुलस को पाने के लिए। ठीक, तो ये इनकी थ्योरी थी थॉर्नडाइक की, जिसमें इन्होंने ये चीजें बताई। इनका मेन कहने का मतलब ये था कि जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों के बीच में एक तरीके का कनेक्शन बनाया जाता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों में जब कनेक्शन क्रिएट किया जाता है तो इस कनेक्शन से ही सीखने की प्रक्रिया जो है वो पॉसिबल होती है। इनके हिसाब से सीखना क्या है, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों में कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है तो इस कनेक्शन के स्टेब्लिशमेंट से जब बार बार रिपीट करवाई जाती है चीजें तब उससे बच्चा सीख जाता है। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल मतलब था। इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 फैक्टर्स को किया। 3 फैक्टर कौन कौन से थे, पहला स्टिमुलस, या फिर इसको आर फैक्टर भी कहा जाता है, स्टिमुलस या फिर इसको आर फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें क्या है, स्टिमुलस कहाँ पे होता है, इन्वायरमेंट की सिचुएशन में इंक्लूड होता है। मतलब कि जैसे कि ये जो बिल्ली है, बिल्ली की करंट इन्वायरमेंट क्या है कि उसको भूख लगी है, तो उस भूख की वजह से वो फिश अवेलेबल थी, वहां पे वो फूड अवेलेबल था। मतलब कि जो स्टिमुलस है वो इन्वायरमेंट की सिचुएशन के हिसाब से उसी में इंक्लूड होता है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, ये कहाँ पे होता है, ये एक्सप्रेस एक्टिविटी ऑफ बिहेवियर। रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, अपना हमारा जो भी बिहेवियर होता है उस बिहेवियर के हिसाब से अपनी एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को रिस्पॉन्स कहा जाता है। तीसरा फैक्टर इन्होंने बताया एस एंड आर फैक्टर, जिसमें इन्होंने कहा कि जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट किया जाता है तो इस बॉन्ड से ही सीखना पॉसिबल होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, इन्होंने कहा था कि इस बॉन्ड को जितना ज्यादा विकास किया जाएगा उतना अच्छे से बच्चा चीजों को सीख पाएगा। ये इनका मानना था कि स्टिमुलस को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, स्टिमुलस को बढ़ाने से ही डेफिनेट रिस्पॉन्स आएगा। अगर उसको भूख लगी थी और फिश वहां पे अवेलेबल थी तो हमने क्या किया, स्टिमुलस यहाँ पे बढ़ा दिया, स्टिमुलस दे दिया,
स्टिमुलस की वजह से उसने डेफिनेट रिस्पॉन्स किया। एक कई सारे ट्रायल्स करने के बाद एक फाइनल उसने सीख लिया कि इस लीवर को या इस स्विच को प्रेस करने से गेट खुलता है। तो डेफिनेट रिस्पॉन्स आया स्टिमुलस के लिए। तो जब डेफिनेट रिस्पॉन्स आता है स्टिमुलस के लिए, तो फिर उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया किससे हो रही है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में जब कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है तो इस कनेक्शन से ही सीखने की प्रोसेस हो रही है। तो ये किसका मानना था, थॉर्नडाइक का मानना था। तो यही इनकी थ्योरी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब इसके बाद कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से सीखने के कुछ सिद्धांत बताए हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो फेमस सिद्धांत है वो है लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि थॉर्नडाइक ने दी। इन्होंने पूरी सीरीज दी है लर्निंग की, उसमें से दो हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। जो आपका प्राइमरी है वो इम्पोर्टेंट है और सेकेंडरी है 6 लेकिन इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से इन्होंने लर्निंग के लॉज दिए हैं। अब देखते हैं थॉर्नडाइक ने कौन कौन से लर्निंग के लॉज दिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। पहले ये प्राइमरी है, प्राथमिक लॉज है, प्राथमिक नियम है सीखने के जो कि 3 है, और ये सेकेंडरी लॉज है जो कि 6 बताए हैं इन्होंने। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लॉ की। सबसे पहली क्या है, सबसे पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस या फिर तत्परता का नियम। इनके अकॉर्डिंग सीखना तभी पॉसिबल है अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहेगा। अगर किसी चीज को सीखने के लिए तत्परता ही नहीं है बच्चे में, तो उसका ना ही इंटरेस्ट डेवलप होगा और ना ही उसको सीखने में मन लगेगा। तो रेडीनेस वाली जो लॉ ऑफ रेडीनेस है उसमें कुल मिला के थॉर्नडाइक का कहना यही है कि कोई भी चीज अगर सीखनी है तो सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए, खुद के अंदर से इंटरेस्ट और नीड होनी चाहिए। जबकि जब तक खुद के अंदर से इंटरेस्ट और नीड डेवलप नहीं होगा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगा, तो हम लोग नई चीज सीखने के लिए अपने आप ही उसकी तरफ झुकाव नहीं बढ़ेगा। और अगर इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें कि जो ये वाला नियम है, तत्परता का नियम है, इस नियम का एजुकेशन में क्या हेल्प है, तो इसका टीचर को एक हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में कि सबसे पहले बच्चे के अंदर तत्परता को बढ़ाना चाहिए। सबसे पहला काम टीचर का ये होना चाहिए कि वो इस तरीके की चीजें बताए जिससे कि बच्चा खुद से ही उसके अंदर जिज्ञासा जगे, खुद से ही वो इंटरेस्ट ले और खुद से ही सीखने की कोशिश करे। तो सबसे पहले तत्परता का नियम में ये है। दूसरी चीज ये है कि टीचर को क्लास में सिखाने के लिए जो नियम यूज करना चाहिए, जो प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, वो सिद्धांत कैसा होना चाहिए, नोन टू अननोन। बच्चा जो चीज जानता है उस चीज से रिलेटेड क्लास में इंटरेक्शन करिए, और इंटरेक्शन करने के बाद जो चीज आप उसको सिखाना चाहते हैं, जिस चीज से बच्चा अज्ञात है, वो चीज सिखाना वो अपने टॉपिक पर आकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास का नियम। इन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा अगर कोई चीज सीखा हुआ है, उस सीखनी हुई चीज का अगर अभ्यास नहीं किया जाएगा तो वो चीज भूल जाएगी। अभ्यास का मतलब क्या है कि इसका एजुकेशनल अगर इम्प्लीकेशन देखें तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रही है तो टीचिंग के दौरान ही, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही बार बार उसको रिवाइज करवाते रहना चाहिए, बार बार उसको रिपीट करवाते रहना चाहिए। रिवाइज और रिपीट कराते कराते क्या होगा, बच्चे के माइंड में वो चीज बिल्कुल सेट हो जाएगी और उसको वो चीज याद होनी चाहिए, हो जाएगी। और दूसरी चीज, बच्चे को बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देते रहना चाहिए कि ये चीज अगर याद करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, तभी तुमको ध्यान रहेगी, नहीं तो भूल जाओगे। थर्ड क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर सेटिस्फैक्शन या फिर प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम में थॉर्नडाइक ने ये बताया है कि अगर जो बच्चा कोई चीज सीख रहा है, उस सीखने का किसी तरीके का उसको प्रभाव नहीं मिल रहा है या किसी तरीके की कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो फिर वो सीखना क्या कर देगा, बंद कर देगा। प्रभाव और सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ, जब बच्चा कोई चीज सीख ले या फिर याद कर ले, भले ही जिज्ञासा की उससे याद करे, खुद के लिए याद करे, लेकिन टीचर की ये ड्यूटी है कि वो या तो उसकी तारीफ करे या तो उसके लिए उसको कोई रिवार्ड दे। पेरेंट्स को भी चाहिए, जो ये अवार्ड वगैरह के फंक्शन वगैरह होते हैं उसका मतलब ही यही है कि लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर सेटिस्फैक्शन का जो नियम है उसी के लिए होती है कि अगर कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मान लीजिए उस एक्टिंग के लिए उसको अवार्ड मिल रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको जो चीज उसने सीखी, उस सीखने वाली चीज के लिए उसका प्रभाव उसको मिल रहा है, उसके लिए उसको तारीफ मिल रही है, तो वो क्या करेगा, उसको और अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा। या फिर अगर बच्चे का कोई बिहेवियर है वो फिर गलत है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट दो। अगर उसको ये समझ में आएगा इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिली है, तो वो समझेगा ये चीज गलत है और उस चीज को नहीं करेगा दोबारा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब जो भी बच्चा कोई बिहेवियर कर रहा है, उस बिहेवियर को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो उसको प्रैक्टिस तारीफ करो उसकी या फिर रिवॉर्ड दो। अगर उस बिहेवियर को डिक्रीज करना चाहते हो या फिर
खत्म करना चाहते हैं तो फिर पनिशमेंट दे करके बच्चे को ये समझ में आएगा कि उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो ये प्राइमरी नियम थे, मतलब कि ये सब प्राथमिक नियम थे जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। अब देख लेते हैं सेकेंडरी लॉज इन्होंने क्या बताए हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ एटीट्यूड्स या फिर डिस्पोजिशन, मनोवृत्ति का नियम। इनके हिसाब से कोई चीज अगर बच्चा सीख रहा है तो उस सीखने के लिए जितना उसका, अब यहाँ पे समझ लीजिए एटीट्यूड या डिस्पोजिशन से ही समझ में आ रहा है। मनोवृत्ति मतलब कि उसके मन की वृत्ति अगर पॉजिटिव होगी सीखने की, अगर पॉजिटिव इंक्लिनेशन होगा सीखने के लिए, पॉजिटिव इंक्लिनेशन होगा सीखने के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर वो सीखना ही नहीं चाहता है तो परफॉर्मेंस ऑब्वियस है कि खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई किसी तरीके कोई झुकाव नहीं था सीखने के लिए, उसका किसी तरीके कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसकी कोई मनोवृत्ति नहीं थी सीखने की, जस्ट उसको बैठा दिया गया क्लास में तो बच्चा बैठ गया। तो इससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी या फिर बैड रिजल्ट्स ग्रेड्स में उसके आएंगे। नेक्स्ट है पार्शियल एक्टिविटी या फिर आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया में क्या होता है, कोई भी चीज अगर सीखनी है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चैप्टर है और वो आपको पढ़ना है, तो उस चैप्टर को क्या करिए आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो जितना डिवीजन करेंगे वो उतना ज्यादा छोटा टॉपिक बन जाएगा। तो अगर आप एक पार्ट अभी याद कर लिए, दो पार्ट बाद में, तीसरा पार्ट अभी याद में, तो क्या करेंगे, जब पार्ट में उस चीज को याद करेंगे तो वो चैप्टर आपका जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। तो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम में यही है कि जो भी बच्चा सीख रहा है उस सीखने को अगर पार्ट में या फिर डिवाइड करके सीखा जाए या सिखाया जाए तो वो चीजें बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, बहु प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में क्या होता है, बच्चा जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेगा या फिर जो चीज उसने सीखी है उससे रिलेटेड वो जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेस लगाएगा, जितने रिविजन्स करेगा, जितने मॉक टेस्ट लगाएगा, उतना क्या होगा, उसकी सीखी हुई चीज परमानेंट हो जाएगी और उसको हमेशा के लिए याद रहेगी। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मतलब, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, जो भी आपने सीखा है उस सीखने की को बार बार रिपीट करेंगे। तो बार बार रिपीट करना, बार बार रिस्पॉन्स करना, तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज से वो चीजें और अच्छे स्ट्रॉन्ग से याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन या फिर आत्मीकरण। आत्मीकरण में क्या होता है कि जो प्रीवियस नॉलेज है उससे अगर नई नॉलेज को रिलेट करके याद किया जाता है, या फिर जो पूर्व अनुभव है या पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान या नए अनुभव से जब जोड़कर याद किया जाता है तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है और अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव शिफ्टिंग या फिर सहचार्यात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, ये आपका वही है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जो हमने बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ी थी उनकी, पावलव की क्या थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब यह हुआ क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ में जब प्रेजेंट किया जाता है सहचार्यात्मक रूप से, तब वो क्या करता है, बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है। इनका मतलब था कि स्टिमुलस प्रेजेंट किया, स्टिमुलस की वजह से बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। उनका मतलब क्या था, स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स बच्चे ने, मतलब कि जो उन्होंने डॉग के ऊपर किया था अपना एक्सपेरिमेंट, तो स्टिमुलस के साथ में रिस्पॉन्स आ रहा था। तो इस वजह से एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है वो एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। लास्ट है एनालॉगी या फिर सिमिलैरिटी, अनुरूपता का नियम। लॉ ऑफ एनालॉगी या फिर सिमिलैरिटी, इसमें क्या है, यहां समझ लीजिए, जो आपका रिस्पॉन्स है किसी प्रीवियस एक्टिविटी के लिए, प्रीवियस एक्टिविटी या कह लीजिए प्रीवियस स्टिमुलस के लिए, एक्टिविटी या स्टिमुलस कुछ भी कह लीजिए, जो आपका रिस्पॉन्स है प्रीवियस एक्टिविटी या स्टिमुलस के लिए, जब सेम रिस्पॉन्स कोई नई एक्टिविटी सीखने के लिए किया जाता है, कोई नई एक्टिविटी सीखने के लिए अगर सेम रिस्पॉन्स किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एनालॉगी या फिर सिमिलैरिटी या फिर अनुरूपता का नियम। जो चीज पहले सीखी थी वही प्रतिक्रिया दूसरी एक्टिविटी पे अप्लाई कर दिया और दूसरी एक्टिविटी भी सीख गए। जैसे कि मान लो किसी को स्कूटी चलानी आती थी और स्कूटी चलाने से वैसे ही हैंडल वगैरह पकड़ करके या फिर लेफ्ट राइट कब कैसे क्या इंडिकेशन देना चाहिए, वो सब चीजें स्कूटी के साथ साथ उसने कार में भी सीख ली। तो जो पिछली प्रतिक्रिया उसने सीखी थी पिछली एक्टिविटी में, वो नई एक्टिविटी में काम आ गई। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एनालॉगी या फिर सिमिलैरिटी। यहाँ पे आपका
इसमें एक और था, ये जो लॉ ऑफ एक्साइज है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसका डिवीजन किया गया है लॉ ऑफ यूज में और लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, ये जो लॉ ऑफ एक्साइज है इसी का है। लॉ ऑफ यूज और डिसयूज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अभ्यास करके कोई चीज सीखी है, ये तो हमारा नियम था कि अगर किसी चीज का बार बार अभ्यास किया जाता है तब वो चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज में। इन्होंने कहा जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स साथ साथ चलते हैं तो इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो बढ़ जाता है और बच्चा बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को सीख जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर आप क्लास में सीख करके आए, क्लास में सीखने के बाद घर पे ऐसी कोई एक्टिविटी हुई जिसमें कि आपने क्लास की सीखी चीज को अप्लाई कर लिया, तो इससे क्या होगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस क्लास में सीखी हुई चीज थी, उसका रिस्पॉन्स किया घर की एक्टिविटी में करके, तो इससे क्या हुआ, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में किसी तरह का कोई गैप नहीं था, आपने साथ में ही अप्लाई कर लिया, जैसे ही सीखा तुरंत उसका अभ्यास कर लिया, तो उससे क्या होगा, जो आपकी सीखी हुई चीज है वो परमानेंट हो जाएगी, सीखी हुई चीज परमानेंट हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपने कोई चीज, और इसमें ये है कि जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, वो जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है कोरिलेशन, स्टिमुलस क्लास में सीखा तुरंत उसका क्या किया, एक्टिविटी कर दी, तो कोरिलेशन जब बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, जो सीखी हुई चीज है उसका यूज किया हमने, यूज करने से वो चीज मेमोरी में सेव हो गई और परमानेंट हो गई। लॉ ऑफ डिसयूज में क्या होता है, क्लास में कोई चीज आपने सीखी, अब 10-15 दिन बीत गए, महीने बीत गए, आपने उसका किसी तरीके से कोई रिवीजन ही नहीं किया, तो क्या हुआ, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप आ गया, बहुत ज्यादा टाइम आ गया। तो जब कोरिलेशन कम कर दिया जाता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, सीखी हुई चीज की जब प्रतिक्रिया नहीं की जाती है कई दिनों तक, तो क्या होता है, वो चीज हम भूल जाते हैं। तो लॉ ऑफ डिसयूज का मतलब क्या है कि कोरिलेशन जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में डिक्रीज कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, सीखी हुई चीज जो है वो भूल जाती है और मेमोरी से हट जाती है। तो यही था जो कि एक्सरसाइज में आता है, यूज और डिसयूज। ये आपके 3 प्राइमरी लॉज थे, प्राथमिक नियम थे, और ये 6 सेकेंडरी लॉज थे जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। तो ये आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी जो कि ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, कल से कॉग्निटिविज्म हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सेकेंड यूनिट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।